गुड इवनिंग दोस्तों। तो ड्रीम आरएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगेड़ और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 12 मार्च के इंपोर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल। तो एक बार नजर डाल लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू रेशमा जो अभी लगाया गया है। उसके बाद हम चाइल्ड मैरिज का एक एडिटोरियल देखेंगे। इसके अलावा जो अभी गहलोत साहब ब्रिटिश लोगों से मिले हैं, उन्होंने क्या बातें की, उसके अलावा जल जीवन मिशन क्या है, उसके बाद सीएम लघु उद्योग योजना क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट से। तो अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। उसमें ये बताया गया था कि जो 5 कंट्रीज है ना, इथोपिया थी, ब्राजील थी, इंडिया थी और नाइजीरिया थी और एक जाने कौन सी थी, है ना। तो ये 5 कंट्रियों में जो चाइल्ड मैरिज का बर्डन होता है वो आधा तो इन्हीं में है। उसके अलावा उसमें ये भी बात है कि जो हर तीसरा जो बाल विवाह होता है इंडिया की जो हर तीसरी महिला होती है उसका बाल विवाह होता है। मतलब कि आप 3 औरतें उठा के देख लो, उसमें से एक तो चाइल्ड, उसके तो कम से कम उसके तो चाइल्ड मैरिज हुई होगी। हाँ, ये सब हो रहा है हमारे लगभग 92 सालों से। मतलब कि लगभग 1929 में जब हमारे यहाँ पे शारदा एक्ट आया था, कि ब्रिटिशर्स के टाइम जो शारदा एक्ट आया था जिसने बोला था कि लड़कों की उम्र 18 और लड़कियों की उम्र 14 होनी चाहिए। तो चाइल्ड मैरिज का प्रिवेंशन तो हमारे यहाँ पर 1929 से स्टार्ट हो गया था। तो आज हमें 92 साल हो गए, लेकिन अभी भी ये कंडीशन है कि हमारे इंडिया में हर तीसरी बाल विवाह की शिकार महिला हमारे इंडिया में ही है। तो ये कंडीशन उसके बाद है। उसके बाद आर्टिकल में बोलते हैं कि जो कम उम्र में जब शादी हो जाती है तो जो बाल वधुएं होती हैं उनके अंग विकसित नहीं होते प्रॉपर। तो प्रसव के दौरान या तो जच्चा या बच्चा मर जाते हैं, और या फिर अगर बच्चा पैदा भी होता है तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होता है। अब इन सब से क्या हो रहा है कि हमारा देश एक कमजोर राष्ट्र बनता है, क्योंकि जो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, जो फ्यूचर के लिए होगा, जो डिविडेंट होगा, वो क्या होगा, ऐसे कमजोर बच्चे होंगे जो कि जो बाल विवाह की शिकार महिलाओं से होते हैं। तो ये इंडिया को एक कमजोर राष्ट्र बनाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं तो इनका फिर फ्यूचर में बर्डन हो जाता है। मतलब स्टेट को फिर इनकी उल्टा ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, वरना क्या होगा कि सब अगर हेल्थी बच्चे होंगे तो उल्टा वो देश में अपना अच्छा से योगदान देंगे। तो अब आप अगली बात करते हैं राइटर कि आजकल देश में क्या चल रहा है कि भारत माता की जय। तो ये देश प्रेम के थोड़ी अलग ही उमंग चल रही है देश में। तो राइटर बोलते हैं कि ये जो देशभक्ति का जो जज्बा है ना, क्या ये हमारे देश को आगे ले जाने वाली जो बातें होती हैं उनमें भी है। मतलब होना ये चाहिए कि देशभक्ति का जज्बा हमें कहाँ दिखाना चाहिए। हमें दिखाना चाहिए कि हम कोविड-19 में अपना योगदान रोकने में अपना योगदान दें, हम चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट लड़े, हम जो समाज की कुप्रथा हैं उनके अगेंस्ट लड़े, तब हमें देशभक्ति दिखानी चाहिए। ना कि हमें फालतू के जो छोटे मोटे में जय श्री राम देशभक्ति के लोरे नहीं लगाने चाहिए। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि देश प्रेम की जो पहली शर्त होती है वो यही होती है कि एक वैज्ञानिक सोच विकसित करें। मतलब साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। मतलब हम किसी भी जो बात होती है उसमें रीजन फाइंड आउट करें, लॉजिक फाइंड आउट करें, ना कि भेड़ चाल में चलें। उसके अलावा हम कुप्रथाएं खत्म करें। मतलब जो समाज में जो नेगेटिविटी है, जो विमेन के प्रति असंवेदनशीलता है, कई सारी जो कुप्रथाएं हमारे समाज में चल रही है ना। कल भी हमने मेंटल हेल्थ में देखा था कि किस तरह से जो मेंटल हेल्थ के लोगों को खराब ट्रीट किया जाता है। तो इस प्रकार की जो हमारे समाज में नेगेटिविटी है, हमें उनको दूर करने को प्रयास करने चाहिए और हमें व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि आपके हिसाब से देशभक्ति क्या है, तो आप बिल्कुल ये बोलिए कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना, कुप्रथाएं खत्म करना और व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट नहीं होना ही मेरे लिए देशभक्ति है। और लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, भ्रष्टाचार। अब जब हमने बात की भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार जो सूचकांक होता है उसमें भी इंडिया का 180 देशों में 86वां रिकॉर्ड है। अब बुरी बात तो ये है कि जो कई सारे एशिया देश हैं, मतलब वो इंडिया से ज्यादा ईमानदार हो गए। तो मतलब ये तो और बेइज्जती है इंडिया की। और भी के राजस्थान में तो आपको मनीष अग्रवाल फेमस चल ही रहे हैं हमारे। तो ये सब इशू आर्टिकल में हाईलाइट किए हैं कि जो देश प्रेम दिखाना है तो आप दिखाइए अपनी ईमानदारी में, कुप्रथा समाप्ति में और वैज्ञानिक सोच में। यूनिसेफ की कौन सी रिपोर्ट थी? कोविड-19 बाल विवाह रोकने के लिए प्रयासों के खिलाफ एक नया अवरोध। तो मतलब एंडिंग चाइल्ड मैरिज, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट थी, उसमें ऐसा कुछ बताया गया था, ये हमने देख लिया। इसके अलावा मैंने रिपोर्ट को खोल के देखा तो रिपोर्ट में कुछ ऐसी फाइंडिंग आई कि जो बिहार और जो वेस्ट बंगाल है वहां पर 40, मतलब बिहार में 43%, वेस्ट बंगाल में 42%, ये जो मैरिड वीमेन होती है उनका परसेंटेज है जिनकी चाइल्ड मैरिज हुई थी। मतलब 43% औरतों की चाइल्ड मैरिज हुई थी। हमारे राजस्थान में अभी बात करोगे आप तो 36%। तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है।
तो यूनिसेफ की रिपोर्ट ने कुछ 5 की इंटरवेंशन भी बताए जिसे हम इन्हें कम कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि एडोसेंट एज एजेंट ऑफ चेंज, मतलब कि जो 14 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं या बच्चे बालक होते हैं जिनका बाल विवाह होता है, हमें उन्हीं को एम्पावर करना पड़ेगा, मतलब वो खुद इसके खिलाफ आवाज उठा सके। तो जिस प्रकार से जो कई सारे पोर्टल हैं सेक्सुअल हेरासमेंट के हो गए, उसी तरह हमें इन बच्चों को जो एडोलसेंट होते हैं उनको एम्पावर करना पड़ेगा कि वो खुद के लिए लड़ें। वो जब तक अपने खुद के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक चेंज होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमें कुछ इस तरह के पोर्टल बनाने पड़ेंगे ताकि वो आगे आकर इस तरह की रिपोर्टिंग कर सके। उसके अलावा क्या, सोशल मोबिलाइजेशन अमंग पेरेंट्स एंड विद इन कम्युनिटीज। तो मतलब पेरेंट्स और कम्युनिटीज के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए, उनके बीच में जो समाज जो इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं उनका प्रचार करना चाहिए कि हाँ भाई चाइल्ड मैरिज से ऐसा होता है ना। तो ये सब हमें करने की जरूरत है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बोथ इन एंड आउट ऑफ स्कूल। तो जो बच्चे स्कूल के बाहर या जो जिनकी स्कूलें छूट जाती है या जो स्कूल में पढ़ते हैं, हमें उनको एजुकेशन पे अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इट इज वेरी लेस लाइकली दैट कि एन एजुकेटेड पर्सन विल आउट फॉर चाइल्ड मैरिज। तो अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो वो डेफिनेटली चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट आवाज उठाएगा। उसके पास कम से कम थोड़ा सा भी, अगर 14 से 18 साल का बालक या बालिका अगर पढ़ी लिखी है तो शायद वो, अगर उसके पेरेंट्स करने की भी कोशिश करें चाइल्ड मैरिज, तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट करने की कोशिश करेगी। उसमें थोड़ी सी अवेयरनेस रहेगी, उसने सब कुछ पढ़ा होगा, किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 8वीं की किताबों में आ जाती थी चीजें, तो वो शायद इनको रिपोर्ट कर पाए। और उससे क्या तो हमें एजुकेशन में और प्रमोट करने की जरूरत है, ताकि अगर वो आगे जाके वो फ्यूचर में पेरेंट्स भी बनते हैं तो वो इस तरह के कदम ना उठाएं। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, मतलब कि जो अगर किसी को बर्डन लग रहा है, किसी पेरेंट्स को बच्चों को बर्डन लग रहा है, तो हमें कुछ इस तरह के सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों को शादियों का बर्डन नहीं लगे। और राजस्थान में ऐसी स्कीम भी है, तब बच्चे की शादी के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो इस तरह की सोशल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि समाज में जो मूल कारण है कि क्यों बच्चों की चाइल्ड मैरिज हो रही है वो एड्रेस किए जा सकें। लिंकेज विद स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हमें स्किल और एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। तो ये सब तो खैर कॉमन सी बातें आप बता सकते हो कि अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा था कि जैसे चाइल्ड मैरिज का नाम आता है तो हमारा राजस्थान में काफी पॉपुलर है, आप देख लो ना यहाँ पे, तब 36 भी काफी बड़ा आंकड़ा है। तो आप ये 5 इंटरवेंशन बता सकते हो, बाकी 2 बोल बच्चन करना ही है, वो कर लोगे आप ना। और 2006 का इसके लिए हमारा एक्ट भी है, क्या नाम है एक्ट का, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। उसमें यही बात है, उसमें चाइल्ड गुण होता है, मतलब जिन्होंने लड़का तो जिसने 21 साल पूरी नहीं की हो और लड़के जिसने 18 साल की एज पूरी नहीं की हो। और चाइल्ड मैरिज क्या होती है, चाइल्ड मैरिज वही जब दोनों में से एक 18 से कम या 21 से कम हो। सजा याद रख लेना कि रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होती है, कितने साल तक की सजा हो सकती है, 2 साल की जेल हो सकती है, 1 लाख तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। और उसके बाद कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कोग्निजेबल मतलब तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है आपके वारंट के, नॉन बेलेबल मतलब बेल मिलना मुश्किल है बिना कोर्ट के। बाकी तो ये सब आपको पता ही होगा। चलते हैं हम आगे। ये हमारी एक स्कीम है सीएम लघु उद्योग योजना। तो इसमें अभी पत्रिका की हेडलाइन है कि सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा और जो श्रीनगर गंगानगर है उसमें सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है। मतलब इन 4 जिलों के जो युवा हैं वो इस स्कीम का काफी बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये स्कीम कल भी हमने एक स्कीम डिस्कस की थी। तो ये जो राजस्थान में एंटरप्रेन्योरशिप मतलब स्वरोजगार को प्रमोट करने के लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट के एफर्ट है, तो उसमें काफी लाभदायक साबित हो रही है। इसका अंदाजा हम इस डेटा से लगा सकते हैं। तो किन किन बातों पे लोन मिलता है भाई, आप कंप्यूटर सेंटर खोलना है लीजिए, आपको फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है बिल्कुल लोन लीजिए, आपको रेस्टोरेंट खोलना है, होटल खोलना है, पशु आहार की फैक्ट्री लगानी है, प्लास्टिक आइटम की लगानी है, मार्बल ट्रांसपोर्ट, ये सब में आपको लोन मिल जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं हम लोन किस तरह से मिलता है। तो ये स्कीम कहाँ कब से कब तक लागू है, 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक। कहाँ तक का लोन मिलता है, 10 करोड़ तक का। तो जो शुरू के 25 लाख होते हैं उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिलेगा, 8% का। 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% का, और 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच 5% का। तो ज्यादातर लोन क्या होते हैं, 25 लाख से कम के होते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन ज़्यादा होता है। उसके अलावा क्या आपको कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो भाई देखो 10 लाख तक का लोन लेते हो तो आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। और अगर 10 लाख से भी ज़्यादा का आप लोन ले रहे हो तो जो हमारे इंडिया का क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड है फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, उसकी तरफ से गारंटी दी जाती है कि लोन की अगर आप डिफॉल्ट भी कर दोगे तो बैंक वाले इनसे वसूल लेंगे।
अब लोन किस चीज़ को मिलता है भाई? व्यक्तिगत तो मिलेगा, आप कोई संस्था हो, एनजीओ हो, सोसाइटीज हो, तो मतलब लोन सबको मिलेगा। आपके पास आइडिया होने चाहिए अच्छे, आपके पास अच्छे आइडिया है, अपने जिला उद्योग केंद्र में जाइए, वहाँ पे एक टास्क फोर्स होती है, वो 10 लाख से कम के जो आप आवेदन करोगे वहाँ पर उसको स्क्रूटिनी करेगी कि हाँ इसको देना है या नहीं देना है। इंटरव्यू होगा आपका, थोड़ा बहुत आपके आइडिया सुनेंगे, फिर उसके बाद आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो आपको लोन दे दिया जाएगा। 10 लाख से तक का होगा तो तुरंत बैंक में डाल दिया जाएगा, 10 लाख से ज़्यादा होगा तो बैंक वाले भी थोड़ी छानबीन करेंगे। अगला आर्टिकल हमारा रेशमा से रिलेटेड है। तो राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1970, तो इसको वापस से लगा दिया गया है क्योंकि अभी ये डॉक्टर जो सारे मेडिकल स्टाफ हैं वो काफ़ी थक चुके हैं कोरोना से, कब से काम कर रहे हैं, तो ये चाहते थे कि भाई इनको कुछ हड़ताल का सोच रहे थे, तो अब लेकिन कोरोना का तो अभी सेकेंड टाइम चल रहा है, तो इनको हड़ताल करने से रोकने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने वापस से बोल दिया कि अगले 6 महीने तक ये लागू रहेगा। तो पहले कब लगाया था हमने? जब कोरोना स्टार्ट हुआ था 14 मार्च को, अब इसको 14 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। तो प्रदेश में 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे डॉक्टर, नर्स और एम्बुलेंस कर्मचारी। तो जो ये हमारी जो हेल्थ सर्विसेज होती है उनको एक एसेंशियल सर्विस मानते हैं, मतलब कि ज़रूरत सेवाएं मानते हैं, क्योंकि अगर ये लोग हड़ताल करेंगे तो पूरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जो पूरा राज्य का जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, ये लोग हड़ताल पे आ जाएंगे। तो इसको बिल्कुल एसेंशियल सर्विस माना गया है, ये हेल्थ वाली जो सर्विस होती है, तो इन लोगों को हड़ताल की आज़ादी नहीं होती है। कोरोना का क्या हाल चल रहा है? तो भाई राजस्थान टॉप कर रहा है टीके लगाने में, 25 लाख टीके लग चुके हैं, हम नंबर 1 है। दुखद बात यह है कि लास्ट 18 दिन में लगभग 400% रोगी बढ़ गए। अलार्म यह है कि कई डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, तो हमें भी थोड़ा सावधान बरतने की जरूरत है। इस तरह रेशमा है, तो रेशमा कहाँ से आया भाई? देखो ये जो हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उन्होंने एक एक्ट लाए थे, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। मतलब एसेंशियल सर्विस कंटिन्यू रह सके, उनका कोई डिसरप्शन नहीं हो, क्योंकि वो जरूरी है, समाज के लिए काफ़ी जरूरी है। मतलब किसी भी हालत में वो बंद नहीं होनी चाहिए, मतलब हॉस्पिटल किसी हालत में बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सब काम में ठप पड़ जाएगा। तो ये जो एस्मा एक्ट है 1968 का, ये किस लिए आया था? टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ सर्टेन सर्विसेज विच इफ ऑब्स्ट्रक्टेड वुड अफेक्ट द नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल। अगर ये इन सेवाओं में थोड़ी सी भी बाधा आती है तो ये जो हमारा आम जनजीवन है उसको प्रभावित करेंगे। तो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये बस वाले हड़ताल नहीं कर सकते। हेल्थ सर्विस हो गई, जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये हमने देख लिया। तो ये एस्मा किसने बनाया था? पार्लियामेंट ने। ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है सब्जेक्ट। ये जो एसेंशियल सर्विसेज है ये कौन सी लिस्ट में आती है? हमारा जो 7th शेड्यूल है उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। तो मतलब सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। तो सेंटर ने ये मॉडल लॉ बना रखा है, उसके अलावा स्टेट को कुछ चेंज करना होता है तो वो उनके हिसाब से अमेंडमेंट कर लेते हैं। तो हमने अपने हिसाब से रेशमा लेके आ गए थे 1970s के अंदर। तो अगर स्टेट वालों को इसको इन्वोक कौन करता है, लागू कौन करता है? तो स्टेट वाले करेंगे उनको, अगर इस तरह की कुछ लग रहा हो। अगर नेशनल लेवल की बात है, जैसे रेलवे का स्ट्राइक करने की सोच रहे हैं, तो फिर सेंटर लागू करेगा अपना एस्मा। तो अब बढ़ते हैं आगे। अभी जो ब्रिटिश के जो डिप्टी हाई कमिश्नर है उनसे हमारे गहलोत साहब ने मुलाकात की, और मुलाकात में कई बिंदुओं पर चर्चा की। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु था कि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाइए। तो जो ब्रिटिश उच्चायुक्त, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर हैं पीटर कुक, उन्होंने राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी का प्रस्ताव रखा। मतलब कि वो जो हायर एजुकेशन होती है उसमें भागीदारी अब किस तरह कर सकते हैं कि आप ब्रिटिश विश्वविद्यालय, जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज हो गई, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गई है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, फिर ये क्या करेंगे, अपने जो सेंटर है वो इंडिया में भी एस्टैब्लिश कर पाएंगे, स्पेशली राजस्थान में कर पाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमें इंटरनेशनल टेक्निक होती है, जो नॉलेज शेयरिंग होती है, उसका लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। उसके बाद इन्होंने जो और क्या बोला कि जो हेल्थ सेक्टर में राजस्थान के इन्होंने शाबाशी दी है, उसके बोला कि यहाँ पर नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ काफ़ी बढ़िया है, तो अगर इनको थोड़ा रोजगार एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो हमारे ब्रिटेन आ जाओ, थोड़े डॉक्टरों की कमी चल रही है, वहाँ आके आप सेवाएं दे सकते हो। ठीक है। और क्या बोला कि भाई ठीक है, आपके यहाँ पे वृद्ध जनों के लिए वृद्धा आश्रम होंगे, लेकिन हमारे वहाँ पे बढ़िया सुविधा युक्त केयर होम्स होते हैं। तो मतलब क्या, हमारे वही इंग्लिश नाम दे दो उनको, केयर होम्स बना दो। मतलब कि
वहाँ पे ओबियसली हमारे यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं मिलती होगी जो वृद्धाश्रम होते हैं, तो उन्होंने बोला है कि हमें एक केयर होम्स बनाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी सोसाइटी वेस्टर्न कल्चर होता जा रहा है, नॉर्मली जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी उसमें पेरेंट्स को कभी बर्डन नहीं समझा गया है, लेकिन आजकल जिस तरह से एकाकी परिवार हो रहा है, जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, सर्विस सेक्टर में जॉब बढ़ रही है, तो आजकल पेरेंट्स के साथ आपको बुरा बर्ताव देखने को मिल जाएगा सोसाइटी में। तो ये एक फ्यूचर की डिमांड को देखते हुए हमें सुविधायुक्त केयर होम्स बनाने की जरूरत है, और राजस्थान इसमें ब्रिटेन से सीख सकता है, ऐसा कुक साहब ने बोला है। और कुक साहब ने क्या बोला है कि कुकिंग तो नहीं करेंगे, कि जो भी ग्लासगो में जो नवंबर में जो यूनाइटेड नेशन का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होने वाला है, क्लाइमेट चेंज समिट होने वाली है यूएनएफसी की, तो उसमें आप राजस्थान और यूके मिलकर सहयोग कर सकते हैं। और क्या करा उन्होंने कि हाँ हम ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट राजस्थान में बढ़ाएंगे। अब ब्रिटिश ईयू से अलग हो गया है, तो ये इनकी पॉलिसी बिल्कुल अलग हो गई। अब इनको ईयू पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, तो अब ये सेपरेट अगर इनको राजस्थान में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो ये अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। अब जब बात हायर एजुकेशन की आ गई है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की बात हमारे जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी बोला गया है कि हम फॉरेन एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। क्यों ज़रूरत है फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के इंडिया में? क्योंकि अभी जो मैंने एक आर्टिकल डिस्कस भी किया था कुछ दिन पहले कि जो QS वर्ल्ड रैंकिंग आई थी, तब हमने क्या देखा था कि जो टॉप 100 जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें इंडिया की कितनी थी? हार्डली 3 थी। वो तो चलो बढ़िया है, 2-3 साल पहले तो 200 में 3 हुआ करती थी, तो हमारे 100 में 3 है। लेकिन जब फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में आएगी तो एक कंपटीशन बढ़ेगा, उनसे कुछ सीखेंगे, फॉरेन फैकल्टी आएगी। तो रैंकिंग में एक पॉइंट ये भी होता है कि फॉरेन स्टूडेंट होने चाहिए, वो हमारे इंडिया में कम होते हैं। तो अगर एक बार ये यूनिवर्सिटी आएंगी, तो अगर मान लो ऑक्सफोर्ड ने राजस्थान में कोई यूनिवर्सिटी खोल दी तो क्या होगा? फिर तो नेपाल के भी बच्चे पढ़ने आ जाएंगे, बांग्लादेश के भी आ जाएंगे, बाहर आसपास के जो है ना वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो फॉरेन स्टूडेंट भी काफ़ी इंडिया में बढ़ेंगे, तो इससे हमारे युवाओं को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, राजस्थान को भी काफ़ी प्रगति होगा। अब दिक्कत ये रहती है फॉरेन इंस्टीट्यूशन को यहाँ इंडिया में लाने में कि कभी कभी क्या होता है कि जिस तरह से इनके कुछ विचार होते हैं, इनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, मतलब कभी ये पढ़ाने में फॉरेन फैकल्टी का कुछ अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो चाहेगा कि ब्रिटिश को प्रमोट करना, तो वो इस्लामिक फोबिया को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो इनका अलग जिस तरह से कभी कभी डर लगता है कि ये क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा ही बात करने लग जाए, तो मतलब कि तुम कोयला मत जलाया करो, ये सब। तो ये इनका जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंडिया में प्रमोट कर सकते हैं एजुकेशन के माध्यम से। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये हमारी जो इंडियन यूनिवर्सिटी है, अभी IITs का इतना नाम चलता है, अगर मान लो ऑक्सफोर्ड इंडिया में आ गई तो शायद IIT में कोई एडमिशन ना ले, मतलब उस तरह की भी हालत हो सकती है। तो खैर वो हालत नहीं होगी, उल्टा बढ़िया ही होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा तो उल्टा हमारी IITs भी और अच्छा कर पाएंगे। और क्या है, अभी ऑक्सफोर्ड और ये जो है कैम्ब्रिज हो गए, इनको तो ये तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अरे भाई इनको लाने के लिए तो लोग मर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में मर रहे हैं, तो ये आएंगी कौन? अगर ऐसा हम अलाउ भी कर देंगे ना, तो वहाँ की जो छुटपुट यूनिवर्सिटी होंगी ना, जैसे अपने यहाँ पे जो रद्दी यूनिवर्सिटी होगी, मान लो कोई भी रद्दी यूनिवर्सिटी होगी, वो जाके ब्रिटेन में खोल रही है, तो वहाँ की जो ब्रिटेन वाली रद्दी यूनिवर्सिटी होंगी ना, वो आ जाएंगी। जब इसको हम अलाउ करेंगे तो हमें एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। जो हमारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनको रेगुलेशन के लिए एक प्रॉपर एक्ट होना चाहिए। 2010 में एक बिल भी आया था, लेकिन हमें एक प्रॉपर एक्ट होना चाहिए ताकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को हम रेगुलेट कर सकें। और उसमें कुछ होना चाहिए कि हम जो भी यूनिवर्सिटी आएगी उनको पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद जो टॉप वाली होंगी सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी रद्दी उठा के आ गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके। उसके अलावा गहलोत जी ने क्या बोला कि सर्वोदय विचार परीक्षा होगी, इससे गांधी जी की सोच जो है वो लोगों तक पहुंचेगी। मतलब अब गांधी जी के जो भी आदर्श और विचार थे उनको आप पढ़िए, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। ये छात्रवृत्ति इन सब के लिए जरूरी होगा। इससे क्या होगा, अगर आप गांधी जी के बारे में पढ़ोगे एग्जाम पास करने के लिए, स्कॉलरशिप पाने के लिए, तो ऑब्वियसली आप कुछ तो सीखोगे बापू से। तो ये हमारे गहलोत साहब की सोच है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल जल जीवन अर्बन मिशन से है। पहले जल जीवन मिशन रूरल वाला लॉन्च किया था, तब क्या बोला था कि 2024 तक सबके घरों में टैप वाटर होना चाहिए। तो अब उसी दिशा में अर्बन वाला भी लॉन्च कर दिया गया है। तो दोनों सेम ही वही है, 2024 तक सबके घरों में टैप वाटर होना चाहिए। प्रति व्यक्ति को शहर में कितना मिलना चाहिए? 135 लीटर मिलना चाहिए। सीवर लाइन से जोड़ना चाहिए। अब और क्या क्या करेंगे, हर शहर वाटर सिक्योर होगा, मतलब कि सिर्फ कनेक्शन देना नहीं, हमें वहाँ पर शहर को पानीदार बनाना होगा। मतलब कि हम वहाँ पर वाटर कंजर्वेशन जो है ना, पानी को रिचार्ज करने पर भी ध्यान देंगे ना। और इससे पहले क्या कोई स्कीम नहीं चल रही थी? अरे बिल्कुल चल रही थी। ये तो इनका नाम वाम बदलते रहते हैं और कुछ काम होता नहीं है, थोड़ा सा सुधार जरूर लेते हैं। तो पहले क्या चल रही थी? अटल मिशन फॉर अर्बन रिजनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना, उसके तहत भी जल कनेक्शन और सिविल लाइन से जोड़ा जा रहा था। लेकिन अब शायद
मिशन स्तर पर काम हो और अगर अच्छे से होता है तो देखते हैं क्या इम्पेक्ट बनता है इसका। और अगर जल जीवन मिशन की हम बात ही करते हैं, और इसमें क्या क्या बात की गई है, तो ये अभी अपने बजट 2021-22 में बोला कि जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च करेंगे। अब ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का पार्ट है ना। रूरल पहले ही आ चुका है, तब हमने बोला था कि 55 लीटर देंगे गांव में, शहर में कितना 135 लीटर। शहर वालों की डिमांड थोड़ी ज़्यादा मानी गई है ना। और अर्बन में क्या बोला गया है कि हम सर्कुलर वाटर इकोनॉमी बनाएंगे कि जो शहर का जो पानी वेस्ट होता है उसको भी वापस से रीयूज किया जा सके। तो और वही बोल बच्चन वाली चीज़ की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाएंगे, मास अवेयरनेस करेंगे, है ना। जल संरक्षण, जल सर्वेक्षण करेंगे कि क्या समस्या आ रही है। उसके बाद जो लोकल बॉडीज है उनको स्ट्रेंथन करेंगे ताकि वो प्राइवेट ट्रिपल पी के माध्यम से कुछ प्लांट लगाए वाटर को वापस से जो हमारा वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए प्लांट लगा सकें। अब फंडिंग का पैटर्न क्या होगा, जल जीवन मिशन में काफ़ी बात चलती रहती है जल जीवन मिशन की कि जो गहलोत साहब हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा जो ERCP है वो नेशनल प्रोजेक्ट मिल जाए। तो मतलब इसमें क्या होगा कि हमें 90-10 वाली फंडिंग मिल जाएगी, सेंटर 90 देगा और 10 स्टेट देगा। तो जो ERCP प्रोजेक्ट है उसमें भी यही है कि वो जल जीवन मिशन को फुलफिल करेगा। तो गहलोत साहब बार बार उसकी भी बात करते हैं। तो जल जीवन मिशन में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 90-10 होता है स्पेशल स्टेट का। बाकी का कितना होता है, बाकी यूनियन टेरिस का 100 होता है, और जो नॉर्थन और जो हिली स्टेट है उनका 90 होता है। तो वो भी हमारे राजस्थान वाले भी यही डिमांड करते हैं कि हमको भी थोड़ा अलग से ट्रीट किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी 60% तो डेजर्ट है, तो हमें भी 90-10 वाली फंडिंग दो, वरना तो थोड़ा वही जो 60-40 वाली चलती है वही है। बढ़ते हैं हम अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल इंडिया स्किल रिपोर्ट है। ये किसने निकाली है, वी बॉक्स ने निकाली। किसके साथ पार्टनरशिप करके, कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CIA, AICTE, AIU, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सब ने मिलकर ये इंडिया स्किल रिपोर्ट बनाई है। अब इन्होंने क्या पाया है कि इन्होंने ये पाया है कि महिलाओं को जॉब देने में राजस्थान आगे। तो मतलब राजस्थान की बात करनी हो आपको तो बताइए कि क्रिटिकल थिंकिंग में राजस्थान आगे, कंप्यूटर स्किल में राजस्थान आगे, महिलाओं को जॉब देने में राजस्थान आगे। तो ये सब हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और राज्यों में बात करें सबसे ज़्यादा रोजगार कौन दे रहा है, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र दे रहा है। उसके बाद तमिलनाडु हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटक होगा, आंध्र प्रदेश होगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद योग्यता की बात कर लें तो भाई 46% बीटेक रोजगार के काबिल है, मतलब 54% बेकार है। उसी तरह से खैर ये तो काफ़ी फिर भी बढ़िया है बाकी लोगों से। तो बीटेक वालों को गलियाना बंद करो। और सब बस, बाकी तो वही बोल बच्चन है, अपने राजस्थान के लिए बात सुन ली कि क्या है, हमें बोलने के लिए पॉइंट मिल गया। के अलावा क्या है कि धरती के 8 सेंटीमीटर के परिवर्तन को परखेगा निसार। तो अभी क्या कर रहे हैं, जो हमारी इसरो है और जो अमेरिका वाली कौन सी स्पेस एजेंसी है, नासा, तो ये दोनों 2000 मिलकर क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एक नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, मतलब कि एक निसार नाम का सैटेलाइट भेजेंगे। उससे क्या होगा कि जो प्राकृतिक आपदाएं होते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, उनके आने की सूचना समय से पहले काफ़ी मिल जाएगी। अभी क्या होता है कि सुनामी आए, भूकंप आए, इन सब के लिए, भूकंप का तो और भी बड़ा मुश्किल होता है, चलो सुनामी का तो फिर भी पता चल जाए, लेकिन फिर भी इनको और भी ज़्यादा से जल्दी पहचाना जा सके। तो जो ये अर्थ एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, उसका नाम क्या होगा, निसार। तो धरती में जो हम ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा सा भी मूवमेंट का पता चल जाएगा, और जो हमारी ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती है उनको अलर्ट मिल जाएगा कि हाँ भाई सुनामी वनामी आने वाली है, सतर्क हो जाइए। थोड़े ज़्यादा टाइम पहले मिल जाएगा, अभी भी मिलता ही है, वार्निंग सिस्टम तो अभी भी है ही। उसके अलावा कि अभी 4 देशों की क्वाड मीटिंग होने वाली है, उसमें उससे पहले चीन में खलबली मच चुकी है, आएगा मीटिंग होने दो, उसके बाद आने दो क्या डिस्कस होता है। उसके अलावा बीजिंग विंटर ओलंपिक के बहिष्कार की मांग चल रही है, क्योंकि चीन में क्या होता है, जो उग्र मुस्लिम होते हैं, जो वहाँ पे अभी हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे वो देख लो, है ना। तो ये तिब्बती जो शरणार्थी होते हैं उन पे जो होते हैं, उनका जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, तो इन सबके कारण जो कनाडा वाले बोल रहे हैं कि भाई पहले मामला सुलझ जाने दो, नहीं तो विंटर जो ओलंपिक होने वाला है चीन में, बीजिंग में, हम उसका बहिष्कार कर देंगे। तो ये एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए कि आप इस तरह के ह्यूमन राइट वायलेशन मत कीजिए, मतलब कि कहीं ना थोड़ा अलग थलग पड़ रहा है वर्ल्ड में। और क्या है, एक ये
आप पॉइंट बोल सकते हो इंटरव्यू में कि जो हम विमेन्स होते हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप, उनको उद्यमिता, उनमें किस तरह प्रमोट करें, किस तरह हम विमेन एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको प्रमोट करें। तो अभी एक समिट हुई थी, उनमें जो विमेन है उन्होंने ये बोला कि जो महिला स्पेशली सिर्फ औरतों का एक इकोनॉमिक जोन हो, मतलब जिस तरह से हम कोई इकोनॉमिक जोन बनाता है ना अलग से, जो हमारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर होते हैं उसी प्रकार से एक ऐसा क्लस्टर हो जिसमें सिर्फ विमेन हो, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि राजस्थान में महिला उद्यमियों के लिए एक इकोनॉमिक जोन बने जहां पर सिंगल विंडो में महिला उद्यमियों को फंडिंग से लेकर उद्योग शुरू करने की सभी जानकारी मिल सके। मतलब वहां पर आपको आरएफसी जो हमारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है उसकी फंडिंग की इन्फॉर्मेशन मिले, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम है, सारे कौन कौन से परमिशन लेने पड़ते हैं, वो सब सिंगल विंडो में मिल जाए और सिर्फ वहाँ पे विमेन काम करें। जिस तरह से महिला बैंक होता है कि एक रेलवे स्टेशन पे सारी महिला, उस तरह से एक पूरा क्लस्टर हो जहाँ पे विमेन हो, कोई कपड़ा उद्योग लगा रही है, कोई कुछ अलग काम कर रही है, मतलब इस तरह से एक विमेन के लिए पूरा क्लस्टर होना चाहिए, एक इकोनॉमिक जोन होना चाहिए, ये आप बोल सकते हो। और यही बोला है कि एसएमएसई जो ये एमएसएमई है, जो मिडिल जो हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उनमें महिलाओं की पॉलिसी मेकिंग में भागीदारी बढ़ानी, ये तक जाकर अगर जो एमएसएमई पॉलिसी है अगर उसमें कोई पॉलिसी डिजाइन में महिलाओं का इनपुट लिया जाएगा तो वो महिलाओं की जो दिक्कतें होती हैं उनको एड्रेस कर पाएंगे पॉलिसी मेकिंग में। चलते हैं अगला आर्टिकल में। अगला आर्टिकल फूड पॉइजनिंग से है। मतलब आप हमारे ऐसे ये मतलब हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आप हालत देखिए कि मतलब अगर अचानक कुछ लोग बीमार हो जाते हैं तो संभालने के लिए कुछ नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा दिक्कत है। आप देखिए कि एक तार पैनक ग्लूकोज की बोतलें बंधी हुई है, मरीज जैसे लेटे हुए हैं। तो खैर फूड पॉइजनिंग का तो टॉपिक तो अपना ये था कि अभी रिसेंटली फूड सेफ्टी से रिलेटेड ये तो चलो किसी कारण हो गया, लेकिन जो अगर जानबूझ के किया जाता है, मतलब कि आपको पुराने प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं या दवा में कुछ मिलावटी चीज़ें दी जा रही हैं, तो खाद्य पदार्थ और जो दवाएं होती हैं उनमें मिलावट रोकने के लिए हमने रिसेंटली अभी एक विधेयक भी आया था, हमने चर्चा भी की थी अच्छे से कि आईपीसी के 272 से आईपीसी 276 के बीच में सेक्शन में चेंज किया जाएगा। अब उसको कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल ऑफेंस बना दिया गया। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी भी बनाया गया है। उसके अलावा ये कि अब उपचुनाव की तैयारी कर देनी चाहिए, है ना, क्योंकि अब क्या होता है कोई भी सीट अगर खाली होती है, किसी की डेथ हो जाती है किसी एमएलए की, तो कायदे से ये होना चाहिए कि उसकी डेथ से 6 महीने के बीच में उपचुनाव करवाने जरूरी होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, तो 6 माह में उपचुनाव जरूरी होते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक रिकवरी में जो हमारी एमएसएमई है वो अच्छा रिकवर कर रही है, क्योंकि बैंकों के लोन जो एमएसएमई को जाते थे वो पुराने लेवल पर आ चुके हैं। जो फार्मा सेक्टर हो गया, ऑटो कंपोनेंट हो गया, कोई टायर बना रहा है ना, कोई केमिकल सेक्टर में कुछ बना रहा है, तो वहाँ पर प्री कोविड लेवल के जो लोन थे वो वापस आ चुके हैं। उसके अलावा जो चाइना से जो काफ़ी सारी कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस जो शिफ्ट कर रही है, उसी के दिशा में इंडिया में अब तमिलनाडु में जो फैक्ट्री है वहाँ पर आईफोन बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।